ईरान और इजराइल के बीच में चल रहे युद्ध के बीच भारत सरकार की तरफ से तेहरान में और पूरे ईरान में जो लोग रह रहे हैं उन्हें वापस भारत लाने के प्रयास शुरू कर दिए गए थे और उसी के तहत जो इसको वहाँ यूनिवर्सिटी में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे उन बच्चों को भी वापस लाया जा रहा है। हमारे साथ में चूंकि फरीदाबाद की एक सानिया तेहरान यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर की छात्रा थी, एमबीबीएस कर रही हैं, वो भी वहाँ से वापस पहुंची हैं। उनसे जानते हैं किस तरह के हालात थे वहाँ मुल्क में और जब वापसी उनकी हुई है तो कितनी मुश्किल हुई और कितनी आसान हुई। सानिया, आप कहाँ थे ईरान में? मैं तेहरान में ही थी। तेहरान में क्या कर रहे थे? मैं मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, सेकेंड ईयर। कब गए थे आप तेहरान? मैं नवंबर में गई थी 2 साल पहले। अच्छा, अब इजराइल और ईरान के बीच में जिस तरह से बमबारी युद्ध है, तो किस तरह के हालात थे फिलहाल जब आप वहाँ थे? पहले 2 दिन तो हमें कुछ समझ ही नहीं आया था यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हमने कभी ये सब देखा नहीं था, इंटरसेप्ट अटैक ये सब। तो हम बहुत डर गए थे वहाँ पे, हमें लग रहा था अब तो घर जाना बहुत मुश्किल है। इवन जब फर्स्ट और सेकंड टाइम हुआ था उस टाइम तो ये था क्या पता ये मेरी आखिरी रात हो। तो मैं घर पे डर से कॉल कर रही थी कि मम्मी मैं शायद अब नहीं आ पाऊंगी, कुछ हो जाएगा, यहाँ पे अटैक हो रहा है। पहली 2 रात बहुत टफ थी हम लोग के लिए। ऐसी बात आपकी अपनी मम्मी से हो रही थी? बताया था आपने कि मुश्किल होगा, हो जी। सकता है, कुछ भी हो सकता है? जी, मतलब उस टाइम तो व्हाट्सएप भी चल रहा था ना एकदम से जो हुआ था। तो उस टाइम सब डर के रो रहे थे, वहाँ बस रोने की आवाज़ें थी पूरे हॉस्टल में, मतलब सारी गर्ल्स रो रही थी। फिर उसके बाद मैंने कहा एक बार लास्ट टाइम मम्मी से बात कर लेती हूँ। तो फिर यहाँ पे उस टाइम 5:30 हो रहे थे, वहाँ 3:30 थे। तो जब मैं डर के फ़ोन किया तो मम्मी भी उठी हैं एकदम से, वो भी डर गई हैं। फिर उन्होंने समझाया कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अच्छा, आप देख रहे हैं हम आपके चेहरे पे खुशी है इस बात को लेकर कि आप अपनी जमी पे आ गए हैं और ठीक ठाक बच के आ गए हैं। जी। लेकिन जब उस दौर में जब आप बता रहे थे कि युद्ध के हालात के बीच में आप रहे, तो कितने छात्र छात्राएं वहाँ थे आपके साथ में जो भारतीय थे और वहाँ के भी जो और दूसरे देशों के भी वहाँ होंगे, तो माहौल कैसा था? उस टाइम तो बहुत डरे, मतलब बता रही हूँ ना, हर जगह बस रोने की ही आवाज़ें थी, सब रो रहे थे बस और अपने घर पे फ़ोन कर रहे थे कि इधर पता नहीं क्या हो रहा है, हमें नहीं समझ आ रहा है, हमें क्या करना चाहिए। तो फिर कैसे आपने यहाँ तक जब पहुँचे हो तो उससे पहले क्या-क्या स्टेप उठाने पड़े या किसने संपर्क आपसे किया? पहले 2 दिन तो हमें ये था कि अब पता नहीं क्या होगा, फिर उसके बाद जब थर्ड डे था, तो मॉर्निंग में मैं और मेरी 2 फ्रेंड्स हम लोग वहाँ से अपनी फ्रेंड के घर चले गए जो कुंभ में ही रहती थी। बट फिर हमें ये था कि अब पता नहीं अगर हमें लेके गए तो हम उनके कांटेक्ट में आ पाएँगे कि नहीं आ पाएँगे, क्योंकि तेहरान कुंभ के रास्ते में भी हो रहे थे। बट फिर उसके बाद जब नेक्स्ट डे हमारे डॉर्म्स पे अटैक हुआ था तब एम्बेसी ने खुद ही, मतलब जितने भी ईरान में बच्चे थे ना, इंडियंस, उन सबको ही कुंभ में इकट्ठा किया था। तो हम फिर उनके कांटेक्ट में आ गए थे। एम्बेसी ने उसी टाइम अपने हेल्पलाइन नंबर्स दिए थे हम लोग को कि कुछ भी होगा तो हम उनसे कांटेक्ट में रहें। और वो हमारे मतलब कांस्टेंट कांटेक्ट में थे वो लोग। अच्छा, कॉन्टैक्ट में तो थे लेकिन पहले कहा गया था कि अर्मेनिया के बॉर्डर से आपको लाया जाएगा, लेकिन आप बता रहे हैं कि आप हवाई जहाज से वहीं से मसद से ही आप इंडिया पहुंचे हैं, तो ये क्या हुआ था? मतलब अर्मेनिया ये सब हमें बोला था, हमें पहले कुंभ में इकट्ठा किया, फिर मशहद भी लेके गए थे और कुछ बच्चों को लेके भी गए थे बॉर्डर पे। बट वहाँ कुछ बॉर्डर इशू आ गया था जिसकी वजह से नेक्स्ट डे फिर ईरान ने अपना एयर स्पेस खोला था इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। तो उसमें थर्ड फ्लाइट के अंदर मेरा नेम था। मतलब भारत सरकार और ईरान गवर्नमेंट के बीच में बातचीत हो रही थी और इसी बीच में एयर स्पेस ईरान ने इंडियंस के लिए खोला था। जी, स्पेशली बस इंडियंस के लिए खोला था, लाइक वहाँ पे सिर्फ हम ही लोग थे। तो फिर कैसे आगे क्या हुआ? आप मसद पहुंच गए थे? जी, मशहद पहुँचे, फिर हमने वहाँ 2 दिन वेट किया कि कुछ होगा, बट फिर एयर स्पेस खुला, फिर हम यहाँ पे आए। आप क्या महसूस कर रहे हैं? आप वापस आ गए हैं, एक हालात वो आपके सामने थे कि बचेंगे या नहीं बचेंगे, लेकिन आप बिल्कुल ठीक ठाक सेफ पहुंच गए हैं। जी, उस टाइम तो बहुत डर था जब मैं घर पे डर से फ़ोन कर रही थी। बहुत ज़्यादा सब मम्मी-डैडी समझा रहे थे, फिर मम्मी ने बोला भी था कोई नहीं, अगर तुम शहीद हो भी, अगर तुम इंडिया आ गई तो मैं सोचूँगी कि मैं एक डॉक्टर की माँ हूँ, अगर तुम शहीद हो गई तो शहीद की माँ। ऐसे ही डैडी कहते कि कुछ नहीं, शहादत तो नसीब वालों को मिलती है, अगर मैं खुद चाहूँगा मुझे शहादत मिले। मतलब वो हर तरीके से मुझे समझा रहे थे कि कुछ नहीं होगा, तुम वापस आओगे। ऊपर से उन्होंने कहा कि वो कांस्टेंट इंडियन एम्बेसी के
यहाँ पे भी सब कांटेक्ट में थे घर वाले, और वहाँ पे हम लोग भी थे। एम्बेसी हमसे मतलब सीधा बोल रही थी, जो भी हमें कुछ भी प्रॉब्लम आई थी हम एम्बेसी को कह रहे थे। लाइक उस टाइम एम्बेसी, मीडिया, इस सब ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। भारत सरकार की अगर बात करें, क्विक रिएक्शन भारत सरकार की तरफ से लिया गया, एम्बेसी को कहा गया और आपसे फिर सीधे संपर्क में आप रहे उनके, कैसे देख रहे हैं इस कदम को कि युद्ध के बीच में से आपको निकाल के लाना? जी, ये बहुत मुश्किल था। लाइक कोई ऑप्शन, पाकिस्तान का ये था कि उनका बॉर्डर मिलता था, इराकी थे उनका भी बॉर्डर मिलता था, लेकिन हम लोग के लिए बहुत मुश्किल था। हमें तो लगा था अब तो एयर स्पेस भी बंद है, अब तो हम जा ही नहीं पाएंगे। एम्बेसी भी क्या ही करेगी, लेकिन एम्बेसी ने बहुत कुछ किया हमारे लिए। बिल्कुल, देखिए चिंताएं थी पूरी तरह से, और जब बच्चे वहां रह रहे थे उन्हें तो चिंता थी कि वो जिंदा बच के यहाँ से निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। लेकिन जो भारत में परिवार उनके रह रहे थे उनमें भी काफी चिंताएं थी, लगातार संपर्क उनकी तरफ से भी किया जा रहा था। हमारे साथ में सानिया के भाई हैं अली अब्बास, उनसे बात कर लेते हैं। आपको भी जब पता चला होगा कि ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध शुरू हो गया है और आपकी सिस्टर वहाँ थी, तो कैसे आपने इसको मैनेज किया, कैसे बातचीत हुई, क्या माहौल रहा था? जब पहले दिन बहन का फ़ोन आया था कि ऐसे-ऐसे ईरान में अटैक हो रहा है, उसके बाद मम्मी परेशान थीं, पापा बहुत परेशान थे, तो मम्मी का बीपी हाई हो रहा था, पल्स हाई हो रही थी। तो हमने मम्मी को बस ये था कि मम्मी को ज़्यादा टेंशन ना हो, बाकी तो जो होगा देखा जाएगा। और हम लगातार एक्स पर और न्यूज़ पर देख रहे थे कि ईरान और इज़राइल के बीच क्या चल रहा है, कि कहीं ज़्यादा हालात बिगड़ तो नहीं रहे हैं। और इंडियन एम्बेसी के हम कांटेक्ट में थे, हमने न्यूज़पेपर को भी कांटेक्ट करा कि वहाँ से हमारी बात भारत सरकार तक पहुँचे। भारत सरकार ने बहुत सपोर्ट करा, उन्होंने ऑपरेशन सिंधु चलाया था जिससे सानिया वापस आई है। और इंडियन गवर्नमेंट का और ईरान गवर्नमेंट का दोनों का बहुत थैंक यू है। बिल्कुल, देखिए अब धन्यवाद कर रहे हैं भारत सरकार का, एम्बेसी का, और वहाँ से जो ईरान ने एयर स्पेस भारत के बच्चों के लिए खोला उसका भी वो शुक्रिया अदा भी कर रहे हैं। एक सवाल आपसे सानिया ये भी है कि अब वापस तो आप आ गए, पढ़ाई बीच में छोड़ के आए हैं, अब आपका अगला कदम क्या होगा, क्या प्लान कर रहे हैं अब? अभी इन्होंने आज सीज़ फायर का कहा है, अगर इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होता है तो वापस आना होगा। एग्ज़ाम से हम लोग के 4th सेमेस्टर के फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट थे। लाइक 21 को मैं आई और 21 को ही हमारा फर्स्ट एग्ज़ाम था। तो एग्जाम्स भी कैंसिल हो गए होंगे? जी, मिड जुलाई तक एग्ज़ाम्स भी कैंसल है पूरी यूनिवर्सिटी अब बंद है। उम्मीद है कि अगर सीज फायर होता है उसके बाद में आपकी वापसी दोबारा से तेहरान होगी और अपनी जो पढ़ाई है उसको पूरा कर पाएंगे? जी, इंशाल्लाह। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सानिया वहां से लौटकर आई हैं और बता रही हैं कि किस तरह से इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध हो रहे थे और 2 दिन उसके लिए भी बड़े मुश्किल था कि वहां से बचकर निकला जाएगा या वहीं कोई घटना घट सकती है। तो ऐसे में एक तरफ जहां भारत में रहकर परिवार चिंतित था, तो वहीं बच्चे अपने यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में चिंता में दिखाई दिए। लेकिन भारत सरकार की तरफ से ऑपरेशन सिंधु चलाकर तमाम बच्चों को वहां से वापस लाया गया, और अब ऐसे में परिवार और वो बच्चे भारत सरकार और एम्बेसी का धन्यवाद भी कर रहे हैं।